गेहूं के आटे में अन्य तरह के बीज या उनका आटा मिलाने का प्रचलन लंबे समय से है। इधर कुछ वर्षों में देश में समृद्धि बढ़ी है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी। आटा कंपनियों ने मल्टीग्रेन आटे का बहुत प्रचार किया है क्योंकि ऐसा करके वो आटे को काफ़ी बढ़े हुए दाम पर बेच सकते हैं। कुछ विशेष आटे भी बाजार में मिलते हैं जिन्हें यह कहकर बेचा जाता है कि ये डायबिटीज़ या मोटापे के रोगियों के लिए विशेष रूप से अच्छे होते हैं। इनमें सेहत के हिसाब से आकर्षक टैग लगा दिए जाते हैं, जैसे कि हाई प्रोटीन आटा, लो जीआई आटा, ग्लूटेन फ्री आटा, हाई फाइबर आटा और हाई न्यूट्रिशन आटा। इन वजहों से मध्यम और उच्च वर्ग के परिवारों में इसका यूज़ काफ़ी अधिक होने लगा है। अगर आप वेब और सोशल मीडिया में देखेंगे तो आटे में बीजों को मिलाने के बारे में कई धारणाएं आपको मिल जाएंगी। ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट जो किसी खाद्य पदार्थ की केमिकल संरचना के आधार पर उसे अच्छा बुरा बताते हैं, वो पूरी तरह इसके पक्ष में होते हैं। इनमें से भी कुछ मोटे अनाजों को मिलाने को कहते हैं, कुछ दालों को और कुछ इनके मिश्रण को, और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मिलाना चाहिए। एक आध लोग इस तरह के बीजों को गेहूं के आटे में मिलाने से परहेज करने की बात भी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कई तरह के आहार एक साथ खाने से पाचन में विघ्न पड़ता है और न्यूट्रिएंट्स शरीर को नहीं मिल पाते। चर्चा की शुरुआत में ही इस धारणा को खारिज कर देते हैं कि गेहूं के आटे में कई तरह के बीज या आटे मिला देने से वह कम पचता है या उसके पोषक तत्व शरीर को नहीं मिलते। हालांकि ये सही है कि बेमेल भोजन एक साथ नहीं लेने चाहिए, लेकिन ये जो अन्न, दालें, मसाले और कुछ तरह के बीज या सब्जियां आमतौर पर मिला दिए जाते हैं, ये बेमेल नहीं होते। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले ये देखेंगे कि आटे में मिलाए जाने वाले विभिन्न बीजों आदि के स्वास्थ्य पर क्या लाभ होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि इनका अच्छा लाभ मिले लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां न हो। अंत में ये देखेंगे कि इन वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाना ठीक है और क्या बाजार में मिलने वाला मल्टीग्रेन आटा बेस्ट आटा होता है। गेहूं का सामान्य आटा भी कई तरह का होता है और सब तरह के आटे सेहत के लिए ठीक नहीं होते। फैक्ट्री में या आटा चक्की में किस तरह का गेहूं का आटा बनता है और किस तरह के आटे सेहत के लिए बेहतर होते हैं, इस पर मैंने ब्रेड वाले वीडियो में विस्तार से बताया है, इसलिए उसे यहाँ नहीं दोहराऊंगा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मोटे तौर पर बता दूं कि जो सामान्य आटा होता है उसका बहुत भाग मैदा होता है, यानी गेहूं के अंदर का जो दाना होता है उसका पिसा हुआ भाग, और जो उसका छिलका होता है जिसे चोकर कहते हैं उसका अंश बहुत कम होता है। और जो ये होल व्हीट या होल ग्रेन आटा होता है इसमें चोकर भी बाद में मिला दिया जाता है, जिससे जो चोकर के गुण होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब जानते हैं गेहूं के आटे में मिलाए जाने वाले आम और खास बीजों और अन्य पदार्थों के बारे में। एक तो होते हैं मोटे अनाज या कोर्स ग्रेन्स। ये ऐसे अन्न होते हैं जो गेहूं की तरह मुलायम नहीं होते, यानी खुरदरे होते हैं, क्योंकि इनमें अघुलनशील फाइबर बहुत होता है, विशेषकर इनके छिलकों में। और इनके जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं वो भी गेहूं की तरह मुलायम नहीं होते। इनमें से अधिकतर देखने में भी मैदे या साफ गेहूं के आटे की तरह सफ़ेद नहीं होते। मोटे अनाजों में क्योंकि फाइबर अधिक होता है, इसलिए यह भोजन की नली में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इन्हें लगातार लेते रहने से पेट के कुछ तरह के रोगों की संभावना कम हो जाती है। ये पेट के अंदर के लाभकारी जीवाणुओं के लिए भी अच्छे होते हैं और इससे हमें कई तरह से स्वास्थ्य लाभ होता है। कई खोजों में आम लोगों के भोजन में मोटे अनाज जोड़ देने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होता देखा गया है। विशेषकर गरीब बच्चों को मोटे अनाज वाले भोजन देने से उनके खून में आयरन और हीमोग्लोबिन में अच्छी बढ़ोतरी पाई गई। चूहों पर हुए कई प्रयोगों में यह पाया गया कि मोटे अनाजों में पाए जाने वाले कुछ केमिकल कई तरह से डायबिटीज़ के बढ़ने को रोकते हैं। कुछ इंसुलिन पैदा करने वाली ग्रंथि पैंक्रियाज के काम में मदद करते हैं, तो कुछ भोजन में स्टार्च के पचने को धीमा करके खून में अधिक शुगर नहीं जाने देते। गेहूं और चावल की तुलना में मोटे अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। मतलब ये कि ये क्योंकि धीमे पचते हैं तो इन्हें खाने के तुरंत बाद खून में शक्कर की मात्रा बहुत अधिक नहीं हो जाती। जानवरों और इंसानों पर हुए बहुत सारे प्रयोगों में डायबिटीज़ और इससे जुड़े कई रोगों को मोटे अनाजों के सेवन से कम होता देखा गया है। मोटे अनाजों में प्रोटीन गेहूं और चावल की तुलना में अधिक होता है। भोजन धीमा पचने का एक नुकसान ये होता है कि जब प्रोटीन धीमा पचता है तो इसका कुछ भाग बिना पचे बेकार चला जाता है, यानी वो शरीर के काम नहीं आता। साथ ही आंतों में सड़कर ये गैस पैदा कर देता है। सभी मोटे अनाजों में गेहूं और चावल की तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में पादप रसायन होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। रिसर्च में मोटे अनाजों से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता हुआ देखा गया है और इसकी वजह से कई अंदरूनी रोग
जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होते हैं वो कम पनपते हैं, जैसे कि फैटी लीवर, मोतियाबिंद, नसों का कमज़ोर हो जाना, बुढ़ापे में होने वाले रोग। मॉडर्न रिसर्च में मोटे अनाजों से जो लाभ कई अंगों में और उनकी कमजोरी से होने वाले रोगों में देखे गए हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। वीडियो को छोटा रखने के लिए बस कुछ को गिना देता हूँ। CVD यानी दिल की बीमारी, CAD यानी खून की धमनियों की बीमारी, थायराइड ग्रंथि की गड़बड़ियाँ, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, कुछ तरह के कैंसर। भारत की शीर्ष स्वास्थ्य संस्था ICMR द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट जो हाल ही में मीडिया में आई है, उसमें कहा गया है कि भारत के लोगों के भोजन में ज़रूरत से अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है और वो भी प्रोसेस्ड फूड से मिलता है। ICMR ने इस बारे में कई संस्तुतियाँ दी हैं, इनके बारे में कभी और बात करेंगे। उनकी एक सलाह ये भी है कि प्रोसेस्ड चावल और गेहूं के बदले कम प्रोसेस किए हुए गेहूं और चावल और साथ में मोटे अनाज को भोजन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मोटे अनाजों में से जो आजकल अधिक प्रचलन में है या कहिए फैशन में है, वो है रागी या मंडुआ, सोरगम या ज्वार और पर्ल मिलेट या बाजरा। रागी में कैल्शियम और पोटेशियम अधिक होते हैं, इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में फाइबर भी होता है। ज्वार में फाइबर काफ़ी अधिक होता है, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु इसका मेन प्रोटीन मुश्किल से पचता है। बाजरा में प्रोटीन अन्य रूखे अनाजों से अधिक होता है और इसके प्रोटीन में लाइसिन नाम का एक ज़रूरी अमीनो एसिड अधिक होता है। मिनरल्स में आयरन, जिंक और मैग्नीशियम प्रमुख होते हैं। विटामिन्स में से इसमें नाइसिन काफ़ी मात्रा में होता है। इन मोटे अनाजों में 50 के करीब ऐसे पादप रसायन पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकर हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो एंटी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये मिनरल्स और अन्य पोषक पदार्थों के साथ रिएक्शन करते हैं और इनकी वजह से ये पोषक तत्व हमारा शरीर नहीं सोख पाता, विशेषकर कैल्शियम, जिंक और आयरन। हालांकि प्रोसेसिंग और घर में जब इनको ठीक से पका लिया जाता है तो इसके बाद इनके रिएक्शन में कुछ कमी आ जाती है। ये जो मोटे अनाज होते हैं, इनका आटा गेहूं के आटे की तुलना में प्रायः जल्दी खराब हो जाता है। अगले 3 अनाज ऐसे हैं इनमें जो मोटे अनाज मैंने पहले बताए उनकी तरह के कुछ गुण तो होते हैं, लेकिन ये उतने खुरदरे नहीं होते। जई या ओट्स भारत में पहले चारे के लिए उगाई जाती थी, लेकिन पश्चिमी देशों से जब इसके प्रोडक्ट्स आने लगे और इसके गुणों को प्रचारित किया गया तो यह अब एक इम्पॉर्टेंट फसल हो गई है। छिलका उतारने के बाद ओट्स का दाना बहुत मुलायम होता है, खुरदरे अनाजों की तरह नहीं, लेकिन इसमें घुलनशील फाइबर बहुत होता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने और दिल के लिए काफ़ी लाभकर होता है और पेट के लिए भी। कुछ लोग जौ या बार्ले के आटे को भी गेहूं के आटे में मिलाना पसंद करते हैं। हालांकि जौ गेहूं की तुलना में खुरदरा दिखता है, लेकिन छिलका उतर जाने के बाद ये कमोबेश गेहूं की तरह ही हो जाता है और इसमें गेहूं की तरह ही ग्लूटेन भी होता है। कुछ लोग मकई को भी गेहूं के साथ पिसा लेते हैं या जो मकई का आटा मिलता है उसे गेहूं के आटे में मिला लेते हैं। इसके जो सेहत के लिए गुण होते हैं वो जो पहले मोटे अनाज मैंने गिनाए उनकी तरह नहीं होते। हाँ, फाइबर और प्रोटीन मकई में भी काफ़ी होता है। अब बात करते हैं आटे में मिलाई जाने वाली दालों की। लोग प्रायः गेहूं के साथ सोयाबीन या चना पिसा लेते हैं या इनके आटे को गेहूं में मिला लेते हैं। सोयाबीन एक बहुत पौष्टिक दाल है, इसमें अधिक मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है, इसमें अच्छी क्वालिटी की फैट भी होती है और रिसर्च में इसके सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम होता देखा गया है। सोयाबीन में पोटेशियम और आयरन काफ़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन फाइबर मोटे अनाजों के बराबर नहीं होता। हाँ, चावल गेहूं से अधिक होता है। सोयाबीन का एक तरह का पादप केमिकल हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन की तरह होता है और महिलाओं की कुछ तरह की परेशानियों में लाभकारी होता है और अधिक उम्र की महिलाओं में जो प्रायः कैल्शियम की कमी हो जाती है उसको भी ये रोकता है। इसी केमिकल की वजह से पहले ये माना जाता था कि इससे ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती होगी, लेकिन कई खोजों में ऐसा नहीं पाया गया। इसके उलट सोयाबीन से कुछ तरह के कैंसर कम होते देखे गए हैं। इसी तरह पहले ये धारणा थी कि सोयाबीन के अधिक सेवन से पुरुषों में नपुंसकता हो सकती है, लेकिन इस पर बहुत सारी खोजें हुई और उनमें ऐसा नहीं पाया गया। सोयाबीन से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है और कुछ लोगों में पेट खराब होने की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जिन लोगों में आयोडीन की कमी से थायराइड की समस्या हो उनके लिए सोयाबीन ठीक नहीं होता। सोयाबीन के छिलके में काफ़ी एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में बाधा डालते हैं और पाचन में भी खलल पैदा करते हैं। देसी चना या काला चना भी प्रायः गेहूं के आटे में मिला लिया जाता है। कुछ लोग गेहूं पिसवाते समय उसमें चना डलवा लेते हैं तो कुछ लोग गेहूं के आटे में बेसन मिला देते हैं। बेसन में चने का छिलका नहीं होता, इसलिए इससे साबुत चने से होने वाले सारे लाभ नहीं मिलते और छिलके से होने वाले जो दो एक नुकसान होते हैं वो भी नहीं होते।
चने के दाने में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। इसमें फाइबर और कुछ पादप रसायन भी होते हैं, लेकिन मोटे अनाजों से बहुत कम। मिनरल्स में से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं। जब गेहूं के आटे में बेसन मिला दिया जाता है तो गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स घट जाता है, और जैसा मैंने पहले बताया, इसकी वजह से भोजन करने के बाद खून में शुगर तुरंत नहीं बढ़ता। चने के छिलके में कई पादप रसायन होते हैं और अधिक फाइबर होता है। यह पेट के अच्छे जीवाणुओं के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी अन्य दालों की तरह एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। काबुली चने की तुलना में काले चने में अधिक मिनरल, विटामिन और पादप केमिकल पाए जाते हैं। अगर सोयाबीन और चने की तुलना करें तो दोनों में गेहूं की तुलना में काफ़ी अधिक प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर और पादप रसायन होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन और फैट अधिक होते हैं। दोनों में, विशेषकर इनके छिलकों में, एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सोयाबीन की तुलना में चना अधिक सुपाच्य होता है, और अगर बेसन का यूज़ किया जाए तो उससे जो इनके छिलकों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके होने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। अब बात करते हैं गेहूं के आटे में मिलाई जाने वाली उन लाभकर चीज़ों की जो न तो अनाज होते हैं और न दालें। इनमें आते हैं मखाना, कुट्टू, रामदाना, किनोआ, तिल, अलसी, चिया, अजवाइन, मेथी, सौंठ, इसबगोल, सहजन का पाउडर और हरी सब्जियां। पहले बीजों और मसालों को देख लेते हैं। इसबगोल के बीज नहीं बल्कि बीजों के बाहर की भूसी आटे में मिलाई जाती है। इसमें फाइबर बहुत होता है और ये पेट के लिए वरदान की तरह है। इसके कुछ पादप रसायन बहुत लाभकारी होते हैं। इसी तरह मेथी एक बहुत लाभकारी मसाला है, और मखाना पोषक तत्वों से भरा होता है। इन तीनों के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, उनके लिंक नीचे मोर पर क्लिक करके मिल जाएंगे। रामदाना या राजगीरा मोटे अनाजों की तरह होता है, लेकिन एक अनाज नहीं होता। इसका बीज बहुत महीन होता है। इसमें सामान्य अनाजों की तुलना में फैट अधिक होती है और ये बहुत उम्दा दर्जे की होती है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। कुट्टू भी रामदाने की तरह का पौधा होता है, परंतु इसके दाने बड़े होते हैं। कुट्टू को अंग्रेजी में बकव्हीट कहते हैं, लेकिन इसका व्हीट या गेहूं से दूर का भी रिश्ता नहीं है। इसका आटा भी रामदाने की तरह अच्छे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तथा लाभकारी केमिकल से भरा होता है। किनोवा बाहर से आयात होने वाला एक बीज है जो रामदाने की तरह ही स्वास्थ्यकर होता है, और इसकी प्रोटीन विशेष रूप से अच्छी मानी जाती है। अलसी या फ्लैक्सीड में भी मिनरल, फाइबर और अच्छी क्वालिटी के फैट होते हैं। इसका सॉल्युबल फाइबर इसबगोल की तरह पानी पड़ने पर चिपचिपा हो जाता है और फूल जाता है। इसके कुछ पादप रसायन एक तरह के कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। एक खोज में इसके लगातार इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। चिया के गुण भी बहुत कुछ अलसी जैसे ही होते हैं। आटे में कई लोग सफ़ेद तिल भी मिला देते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के फैट के लिए जाना जाता है। अजवाइन और सौंठ, जो सुखाई हुई अदरक होती है, ये मसाले स्वाद बढ़ाने का काम तो करते ही हैं, साथ में पेट और गले के लिए अच्छे माने जाते हैं। इनके तीखे खुशबूदार केमिकल भी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। कुछ हरे पत्ते या तो उबालकर या उनका पिसा हुआ पाउडर भी आटे में मिला दिया जाता है। इनमें आते हैं मेथी, पालक, बथुआ और कुछ और सब्जियां। सहजन यानी मोरिंगा, इसका पाउडर बाजार में मिल जाता है और कुछ लोग इसे भी गेहूं के आटे में गूंथते समय मिला देते हैं। इन हरी पत्तियों से सेहत को कई तरह से लाभ होता है। एक तो इनमें बहुत फाइबर होता है, दूसरे इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य तरह के लाभकारी पादप रसायन होते हैं। इनका हरा रंग यानी क्लोरोफिल कई जैविक क्रियाओं के लिए लाभकर है। इनमें आयरन तथा अन्य मिनरल्स भी होते हैं। चर्चा के अंत में इस वीडियो में अब तक जो जानकारी मिली है उससे काम में लाने के लिए जो बातें उभर कर आती हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला, बाजार में मिलने वाले सामान्य गेहूं के आटे की तुलना में होल ग्रेन आटा खरीदें। अगर खुद आटा पिसवाने की स्थिति में हो तो आटा अपने सामने पिसवाएं और छानने के बाद बड़े छिलके आदि को हटाकर चोकर को फिर से आटे में मिला दें। गेहूं के साथ ही मोटे अनाज और दालें पिसवाने के बदले आटा गूंथते समय इन्हें डालें। इससे 2-3 लाभ होंगे। एक तो हर समय एक तरह का आटा नहीं यूज करना पड़ेगा, और जो अन्य आटे या बीज इसमें मिलाते हैं उनकी मात्रा पर आपका कंट्रोल रहेगा। याद रहे कि कुछ मोटे अनाजों, दालों आदि का आटा और कुछ बीज जैसे कि अलसी जल्दी खराब हो जाते हैं। गेहूं के आटे में मोटे अनाज और दालें बहुत अधिक न मिलाएं। जितना आटा हो अन्य सब चीज़ें मिलाकर उसके 1/4 से अधिक ना डालें। अगर सोयाबीन डालते हैं तो और भी कम मात्रा में डालें। मसाले और तिल, अलसी आदि के बीज मिलाएं तो बहुत कम मात्रा में। बेहतर है कि इन बीजों और मसालों को आटे में डालने की बजाय इनका अलग से सेवन करें। अगर आप रोज इस्तेमाल होने वाले गेहूं के आटे में मोटे अनाज और दालें डालते आए हैं और परिवार के लोगों का पेट खराब रहने, बहुत डकार आने, गैस हो जाने या कब्ज की आम शिकायत होती है, तो चेक करिए कि आप इन मोटे अनाजों और दालों का अधिक इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। क्या आप सोयाबीन तो बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे, और आपके रोटी पराठे पूरी तरह पक तो रहे हैं।
बाजार में जो मल्टीग्रेन आटे मिलते हैं उनमें कई चीज़ें ग्राहकों को लुभाने के लिए डाल दी जाती हैं। आप अगर इनके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें हर चीज़ की मात्रा अलग से नहीं दी होती। महंगी चीज़ों को जैसे कि किनोवा के बीजों को थोड़ा सा ही मात्रा में डाला जाता है, और जैसा हमने इस चर्चा में देखा, महंगे बीजों की तुलना में हमारे मोटे अनाजों में अधिक लाभ करने वाले पदार्थ और पोषक तत्व होते हैं। इन मल्टीग्रेन आटों में बहुत बार गेहूं का चोकर युक्त आटा नहीं बल्कि मैदा होता है। वो इसलिए कि अगर गेहूं का चोकर मिला दिया जाए और मोटे अनाज और दालें भी मिला दी जाएं तो आटे के स्वाद और रंग खराब हो जाएंगे और लोग ऐसे आटे को नहीं खरीदेंगे। इसलिए घर में ही गेहूं के आटे में मोटे अनाज या दालें मिला सकें तो बेहतर। आखिरी टिप, अच्छा रहेगा कि गूंथा हुआ आटा जिसमें मोटे अनाज और दालें पड़े हों कुछ घंटे बाद यूज करें। हो सके तो गूंथते समय थोड़ा सा दही का पानी मिला लें। इससे आटे के कण ठीक से पानी सोख लेंगे और उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी कम हो जाएंगे।